अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम बियोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 है एंजाइम। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। चंद एक एंजाइम के जो इम्पोर्टेंट और मेजर करैक्टर्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी जो टर्म है एंजाइम उसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले इन 1878 विनहेम कोहने सबसे पहले विनहेम कोहने ने एंजाइम के वर्ड को यूज़ किया। इस इस्तिलाह को सबसे पहले विनहेम कोहने ने 1870 के अंदर यूज़ किया और उसने कहा कि एंजाइम्स जो हैं वो इन नेचर के हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या हैं जी? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं, एक होती हैं फाइब्रस प्रोटीन और एक होती हैं ग्लोब्यूलर। ऐसी प्रोटीन्स जिनको बनाने वाले कंपोनेंट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में एक ही चेन के अंदर या स्ट्रेट लाइन में मौजूद हों वो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। जैसे कि अगर प्रोटीन्स मिलकर बनती हैं अमाइनो एसिड से, अगर अमाइनो एसिड इस तरह से कंबाइन कर रहे हैं स्ट्रेट चेन के अंदर और वो चेन्स जो हैं वो आपस में अटैच हैं, ठीक है, और वो अटैचमेंट का जो यूनिट होता है वो एक ब्रिज होता है जो कि सल्फाइड ब्रिज कहलाता है। अगर तो इस तरह से अमाइनो एसिड स्ट्रेट चेन में है तो ये अमाइनो एसिड के मिलने से जो प्रोटीन बनेगी ये फाइब्रस प्रोटीन होगी। दूसरी होगी ग्लोब्यूलर। उसमें क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स होती हैं वो इस तरह से अरेंज होती हैं कि वो 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह से 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऐसी प्रोटीन्स जिनके अंदर अमाइनो एसिड ग्लोब्यूलर या 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर बनाए वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कहलाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू विनहेम कोहने एंजाइम्स कौन सी प्रोटीन्स हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। आगे हम बात करते हैं इसके जो करैक्टर्स हैं और कुछ मेजर करैक्टर्स। अच्छा, एक और बात, अगर ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं या एंजाइम अगर प्रोटीन्स हैं तो किसके मिलने से बनी होंगी? अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनी होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं या नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं कि एंजाइम्स क्या करते हैं? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर और अगर उस केमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम इन्वॉल्व है तो उस रिएक्शन की स्पीड जो होगी वो मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी ऐसे रिएक्शन की निस्बत जिस रिएक्शन के अंदर एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं? इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो वो रिएक्शंस जो एंजाइम के बगैर हो रहे होते हैं उनकी स्पीड स्लो होती है और वो रिएक्शंस जो एंजाइम की मौजूदगी में हो रहे होते हैं उनकी स्पीड मिलियंस टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन। एक ख़ास किस्म के रिएक्शन के लिए एक ख़ास किस्म का एंजाइम होगा। ये नहीं होगा कि कोई भी एंजाइम कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करवा देगा, नहीं। एक किस्म के रिएक्शन के लिए एक ही किस्म का एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होगा या एक किस्म के सबस्ट्रेट के ऊपर सिर्फ एक ही किस्म का एंजाइम आकर जो है वो असरअंदाज होगा और उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करवाएगा प्रोडक्ट के अंदर। क्योंकि एंजाइम जो है वो ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट पर जो है वो सिर्फ असरअंदाज होगा और रिएक्शन करवाएगा एक स्पेसिफिक टाइप का। इस वजह से हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन दियर एक्शन। अपने काम के लिहाज से ये बहुत ही क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इनहिबिटर और एक्टिवेटर। मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज करते हैं।
कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम के काम करने की रफ्तार को स्लो कर देते हैं, और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। बल्कि दूसरे अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम के काम करने को स्लो कर देते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो एंजाइम के काम करने को तेज़ कर देते हैं पहले से भी ज़्यादा। वैसे भी एंजाइम का काम होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो एंजाइम के काम करने को और तेज़ कर देंगे, रिएक्शन और तेज़ हो जाएगा, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो एंजाइम के काम करने को ज़रा स्लो कर देंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एंजाइम के काम करने को स्लो करें, एंजाइम की रफ्तार को कम करें, वो इनहिबिटर्स कहलाते हैं। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, तो ये स्लो कर रहे हैं। एक्टिवेटर का मतलब होता है इंक्रीज़ कर देना। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम के काम करने को और इंक्रीज़ कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्टिवेटर्स कहलाते हैं। सम टाइम कुछ एंजाइम खुद एज ए इनहिबिटर और एक्टिवेटर के तौर पर भी काम करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं एक्टिव साइट की। अब एंजाइम सारे का सारा रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, एंजाइम का एक स्पेसिफिक पोर्शन ही रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। एंजाइम ने क्या करना होता है, सबस्ट्रेट के साथ आकर अटैच होना है और उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करवाना है किसमें, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाना है। ऐसे ही है। तो लेट्स सपोज अगर ये एंजाइम है, अब ये सारे का सारा रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन सबस्ट्रेट इस पोर्शन पर आकर जुड़ेगा और ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर तोड़ देगा। तो सिर्फ ये पोर्शन चूँकि इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर, लिहाजा ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, एक्टिव साइट कहलाएगा। जो पोर्शन जो है वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा एंजाइम का, वो पोर्शन क्या कहलाता है, एक्टिव साइट कहलाता है। एक्टिव साइट के बाद हम बात करते हैं कोफैक्टर की। एंजाइम इन नेचर खुद क्या है, प्रोटीन। एंजाइम खुद क्या है, प्रोटीन। तो सम टाइम एंजाइम को अपना काम करने के लिए किसी नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत होती है। खुद तो ये प्रोटीन है, ठीक है, और रिएक्शन स्पीड अप करवा रहा है। सम टाइम इसको अपना ही काम करने के लिए किसी दूसरे नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। वो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो एंजाइम की मदद करता है कि एंजाइम अपना काम कर सके आसानी से, सम टाइम वो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है। अब कोफैक्टर जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, वो इन नेचर इनऑर्गेनिक मटेरियल का भी बना हो सकता है और ऑर्गेनिक मटेरियल का भी बना हो सकता है। जैसे कि कुछ मेटल आइंस जो होते हैं, मेटल आइंस, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन, तो इस तरह जिंक आयन, इस तरह के जो आयंस होते हैं वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के तौर पर काम करते हैं। ये एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं और एंजाइम के काम करने को मदद करते हैं। ऑर्गेनिक और कुछ कोफैक्टर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ जुड़कर काम करे और एंजाइम के साथ जो है वो मजबूती के साथ जुड़े, तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर के एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ने से जो ग्रुप बनता है वो ग्रुप क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब कि अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर किसके साथ जुड़ता है, एंजाइम के साथ, और किस तरह से जुड़ता है, मजबूती के साथ। मजबूती को हम लिखते हैं कोवलेंटली। अगर तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़े तो वो क्या कहलाता है, पूरा ग्रुप फिर क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। और अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो, कोवलेंटली अटैच ना हो, मजबूती से ना जुड़े, लूजली बाउंड करे, तो फिर वो ग्रुप क्या कहलाता है, कोएंजाइम कहलाता है। ठीक है, मतलब कि अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ जुड़े लेकिन वो मजबूती से ना जुड़े बल्कि लूजली अटैच हो, तो वो क्या बनाता है, कोएंजाइम कहलाता है। ठीक है, और कोएंजाइम जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं या ऐसा ग्रुप होता है, कोफैक्टर और एंजाइम का ऐसा ग्रुप होता है जो मॉलिक्यूल्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक ट्रांसफ़र भी करता है। ये कोएंजाइम का काम होता है। विटामिन्स वगैरह जो हैं वो कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं। ठीक है,
जैसे कि राइबोफ्लाविन वगैरह, ठीक है, तो ये थायामीन वगैरह, ये जो है वो कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं। तो क्लियर है, कोफैक्टर वो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो एंजाइम के साथ जुड़कर एंजाइम के काम करने में मदद करे, कोफैक्टर कहलाता है। इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर ऑर्गेनिक होगा कोफैक्टर और वो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड करेगा तो पूरा ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली बाउंड करेगा तो वो पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, कोएंजाइम कहलाएगा। एक और प्रॉपर्टी है इसकी, उसकी बात करते हैं। एंजाइम वर्क बाय फॉर्मिंग मेटाबॉलिक पाथवे। एंजाइम जो है वो मेटाबॉलिक पाथवे बनाकर काम करते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब है कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन के अंदर ए कन्वर्ट हो रहा है लेट्स सपोज बी के अंदर, और रिएक्शन के होने में मदद कर रहा है एंजाइम E1, ठीक है, तो E1 ने क्या करना है, ए को कन्वर्ट कर दिया किसमें, बी में। अब ये बी ने कन्वर्ट होना है किसमें, सी में। तो बी को सी में कन्वर्ट करने के लिए एक और एंजाइम आएगा, वो एंजाइम लेट्स सपोज कौन सा है, E2, ठीक है। तो मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब ये है कि ए जो था वो E1 के लिए क्या था, सबस्ट्रेट, और बी जो था वो E1 के लिए क्या था, प्रोडक्ट। तो E1 के लिए ए सबस्ट्रेट है और बी क्या है, प्रोडक्ट है, जबकि E2 के लिए ये B एक्ट करेगा एज ए सबस्ट्रेट, क्योंकि E2 ने अब इस B पर आकर असरअंदाज होना है और एंजाइम सबस्ट्रेट पर आकर असरअंदाज होता है। तो B से C वाला जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन के लिए B सबस्ट्रेट के तौर पर काम करेगा, C प्रोडक्ट के तौर पर काम करेगा, और इस B के ऊपर आकर असरअंदाज होगा, इस B के ऊपर आकर असरअंदाज होगा कौन, E2। इसका मतलब कि किसी एक एंजाइम से हासिल होने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो किसी दूसरे एंजाइम के सबस्ट्रेट के तौर पर काम कर सकता है। और इसी तरह C ने जब कन्वर्ट होना है D के अंदर, तो लेट्स सपोज यहाँ एंजाइम आ रहा है कोई E3, तो ये C जो था वो E2 का प्रोडक्ट था, जबकि ये C E3 का क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। तो किसी एक एंजाइम का प्रोडक्ट किसी दूसरे का सबस्ट्रेट होता है, किसी दूसरे का प्रोडक्ट किसी तीसरे का सबस्ट्रेट होता है, तो इसको मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो चेन रिएक्शंस होते हैं, एक कंपोनेंट दूसरे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, और फिर जाके कोई 10 रिएक्शंस होने के बाद जाके फाइनल प्रोडक्ट बनती है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं जो एक सीरीज़ की फॉर्म में होते हैं, उसमें एंजाइम एक्ट करते हैं एज ए मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट, दूसरे का प्रोडक्ट तीसरे का सबस्ट्रेट के तौर पर काम करता है, और इस तरह से लॉन्ग चेन रिएक्शंस जो हैं वो बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपके एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।